नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम जो है कहानियों पर बात करते हैं। इस बार हमने कहानी ली है भाड़े का टट्टू। उसका शीर्षक है प्रेमचंद की कहानी है। और एक हमारे साथी हैं जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, राजेश शुक्ला जी। उन्होंने कहा था कि पिछले सप्ताह की धनंजय भाई इस बार लीजिए भाड़े का टट्टू। तो आज हमने उनकी पसंद की कहानी चुनी है और मुझे लगता है ये कहानी सबको पसंद आएगी। आज के माहौल के अनुसार कहानी है और ये कहानी देखिए प्रेमचंद जी ने लिखी थी 1925 ईस्वी में। पत्रिका का नाम था माधुरी, जिसमें ये उसके जुलाई अंक में छपी थी ये कहानी। और इसमें मूल जो है दो पात्र हैं, यशवंत और रमेश। थोड़े समय के लिए रमेश की पत्नी भी आती है, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं है। लेकिन ये दो मुख्य किरदार हैं, यशवंत और रमेश, और दोनों इसमें दोस्त हैं। और इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो है ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि परिस्थितियों और सत्ता का प्रभाव, एक तो परिस्थिति होती है आदमी के सामने, दूसरे सत्ता का प्रभाव होता है कि बड़े से बड़े आदर्शवादी इंसान को बदल देता है। यशवंत जो है बड़े आदर्शवादी हैं और रमेश जो है वो स्वार्थी है, या कहिए कि ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है, आज के आम आदमी वाला कैरेक्टर है। और वो इसलिए वो जो है जब स्वार्थ के लिए, रमेश खुलकर अपने स्वार्थ के लिए बिकता है, इसलिए भाड़े का टट्टू कहलाता है। लेकिन यशवंत जो खुद को आदर्शवादी समझता था, वो अभी अंततः अपनी सुख सुविधाओं और पद के हाथ मजबूर होकर व्यवस्था का भाड़े का टट्टू ही साबित होता है। तो किस तरह से स्थितियां बदलती हैं, ये इसमें प्रेमचंद ने कहना कहना चाहा। और देखिए हम शुरू करते हैं। प्रफुल्ल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं आपको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई, मैं आगे जी। बढ़ूं, कहानी शुरू करूं या आप कुछ कहना चाहते हैं शुरुआत में ही? नहीं, शुरुआत में एक दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है और मैं कहता हूँ उसके बाद सुविधा होगी सभी लोगों को उसको समझने में। पहले तो सभी को नमस्कार ही कहना चाहता हूँ। देखिए, इसमें दो जो पात्र है ना, दो ही पात्र हैं। और हाँ, जो वो स्त्री आती हैं और उनकी जो रमेश की पत्नी आती हैं, तो ठीक है कि उनकी उपस्थिति होती है एक कथानक की जरूरत के हिसाब से। वो आती है और एक नाटकीय मोड़ है उनका, तो उसको बिना उनके हैंडल नहीं हो सकता था। बहरहाल, देखिए इसमें है क्या, इसमें यशवंत और रमेश एक ही व्यक्ति के दो रूप हैं, एक ही सिक्का का दो पहलू। यहाँ से हम कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही सिक्का का दो पहलू है, एक ही व्यक्ति का दो मन है, एक ही व्यक्ति की दो विकल्प हैं, एक ही व्यक्ति की दो आकांक्षाएं हैं। और उसके बाद हम 1920 के कालखंड का याद रखेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे उस समय में हमारा राष्ट्रीय चरित्र बन रहा था। इस कहानी में एक नैतिक द्वंद्व है, उस नैतिक द्वंद्व को समझने पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो भाड़े का टट्टू कहा गया है, ये भाड़े का टट्टू बोलते हैं। जो हमारे यहाँ जो गधा होता है उसका जो एक छोटा संस्करण होता है उसका भी, और एक उससे भी थोड़ा इंफीरियर कमतर नस्ल जो होता है उसको टट्टू बोलते हैं। तो टट्टू तो बने ऐसा टट्टू जो भाड़े पर लगता है उसका, यानी कि पैसा लेकर के काम करने वाले। तो ये कहानी का नाम दिया गया, क्यों नाम दिया गया आगे हम लोग बातचीत करेंगे। धनंजय सर कहानी की शुरुआत करेंगे, आप लोग कहानी का आनंद लीजिए, बीच बीच में विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने शुरुआत में ही कहा प्रफुल्ल भाई कि एक ही व्यक्ति के दो रूप है, और ये होता है, अंतर्विरोध हर व्यक्ति के भीतर है। एक मन है और एक विवेक है। तो मन जो है वो चाहता है कि सारे सुख सारी चीजें अपने पास आ जाए, और विवेक कहता है दूसरों का भी इसको अधिकार है। तो सिद्धांत वाला पहलू जो है वो विवेक है, और मन जो है वो स्वार्थ या लालच वाला पहलू है। जो कुछ कहना चाह रहे थे वापस आप? मैं वही कह रहा था, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि और वह प्रेमचंद का बना हुआ बनता हुआ मन है, प्रेमचंद का ही बनता हुआ मन है। आगे कहानी बताएगा कि किस राह जाए, क्या कहानी जी 1925 की है। मैं ऐतिहासिक प्रसंग की चर्चा बाद में करूंगा, पहले आप कहानी सुने। जी बिल्कुल। तो ध्यान इसमें रखें कि कहानी की शुरुआत उन्होंने की है आगरा कॉलेज से। आगरा की कहानी है, आगरा के कॉलेज की कहानी है। और इसमें यह है कि
दो दोस्त हैं, शाम के समय का वक्त है और दोनों दोस्त हाथ में हाथ मिलाए टहल रहे थे। एक का नाम यशवंत, दूसरे का रमेश। अच्छा, बाकायदा देखिए बड़ी खास है कि जो कैरेक्टर कैसा है दिखने में उसका भी वर्णन करते चलते हैं। हिंदी सिनेमा में, सिनेमा के लोगों को ये काम आता है कि अगर कहानीकार लिख दे कि कैसा दिखता है तो और अच्छा है। कह रहे हैं कि यशवंत दिल डौल का ऊंचा और बलिष्ठ था, उसके मुख पर संयम और स्वास्थ्य की कांति झलकती थी। रमेश छोटे कद और इकहरे बदन का तेजहीन और दुर्बल आदमी था। दोनों में से किसी विषय पर बहस हो रही थी। अब बहस क्या हो रही थी उसको उन्होंने संवाद में बताया है। यशवंत ने कहा, मैं आत्मा के आगे धन का कोई मूल्य नहीं समझता। रमेश बोला, बड़ी खुशी की बात है। यशवंत बोला, हाँ देख लेना, तुम ताना मार रहे हो लेकिन मैं दिखला दूंगा कि धन को कितना तुच्छ समझता हूँ। मतलब धन कुछ नहीं है, जो विवेक और मन की बात है। रमेश कहता, खैर दिखला देना, मैं तो धन को तुच्छ नहीं समझता। धन के लिए 15 वर्षों से किताबें चाट रहा हूँ। धन के लिए माँ बाप भाई बंद सबसे अलग यहाँ पड़ा हूँ। न जाने अभी कितनी सलामियां देनी पड़ेगी, कितनी खुशामद करनी पड़ेगी। क्या इसमें आत्मा का पतन न होगा? मैं तो इतने ऊंचे आदर्श का पालन नहीं कर सकता। यहाँ तो अगर किसी मुकदमे में अच्छे रिश्वत या पा जाए तो शायद छोड़ न सके। क्या तुम छोड़ दोगे? यशवंत ने कहा, मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम जितने नीच बनते हो उतने नहीं हो। मतलब तुम जितना बता रहे हो कि इतने स्वार्थी हूं और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कर नहीं पाओगे। यशवंत रमेश कहता है, मैं उससे कहीं नीच हूं जितना कहता हूं। यशवंत कहता है, मुझे तो यकीन नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकोगे। रमेश कहता है, भाई संसार में आदर्श का निर्वाह केवल सन्यासी ही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूं कि अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाजी जीत सकूं तो तुम्हें जरूर गिरा दूंगा, और बुरा न मानो तो कह दूं तुम भी मुझे जरूर गिरा दोगे। स्वार्थ का त्याग करना कठिन है। तो ये जो सांसारिक मनुष्य है उसके लिए, और जो जो संसार से अलग है, संत है, उसके लिए क्या है, वो भी एक सीमा रेखा खड़ी करते हैं। बहरहाल यशवंत कहता है, मैं तो कहूंगा कि तुम भाड़े के टट्टू हो। जो आदर्शवादी दोस्त है वो कहता है, मैं तो कहूंगा तुम भाड़े के टट्टू हो। रमेश कहता है, और मैं कहूंगा तुम काठ के उल्लू। सिद्धांत सैद्धांतिक लोगों को आज भी लोग कहते हैं, अरे यार इसका किताबी ज्ञान के बाहर आया नहीं है, समाज कहाँ है, ये कहा। आज भी समाज में, गांव में, घर में ये सुनने को मिलता है। ये एकदम जो है ऐसे ही। बहरहाल, तो रमेश और यशवंत साथ साथ स्कूल में दाखिल हुए और साथ साथ उपाधियां लेकर कॉलेज से निकले। तो स्कूल में भी साथ पढ़े, कॉलेज में भी साथ पढ़े और डिग्रियां हासिल की। उसके बाद है कि यशवंत कुछ मंद बुद्धि पर बला का मेहनती था। जिस काम को हाथ में लेता उसे चिमट जाता और उसे पूरा करके ही छोड़ता। रमेश तेज था पर आलसी। घंटे भर भी जमकर बैठना उसके लिए मुश्किल था। तो ये कछुआ और खरगोश वाली कथा भी जो है यहाँ पे शामिल है। बहरहाल यशवंत सब धंधे छोड़कर, मैं थोड़ा आगे पढ़ता जा रहा हूँ, सारी हाँ हाँ पूरी कहानी शब्द दब शब्द नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ ये हाँ है कि समझ में आ जाए इतना मैं पढ़ दे रहा हूँ। बाकी कहानी पढ़े तो ज्यादा। प्रेमचंद की कहानियों में एक खास बात है मुझे लगता है प्रफुल्ल भाई, मैं चूंकि हो सकता है मैं गांव का हूँ, कि जो उनकी भाषा है, जो उनका वाक्य विन्यास है, जो उनका जो है कथन है, वो सब गांव के लोगों को बड़ा लुभाता है। वो लगता है कि गांव के चौराहे पर जो लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग, वो बैठ के आपस में जो है वो बातें कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसा बिल्कुल। भाव दिखाई पड़ता है। तो मैं गांव चला जाता हूँ उनकी कहानी पढ़ते ही, और मुझे बड़ा गुदगुदाती है उनकी कहानियां, या उनके शब्द बड़े गुदगुदाते हैं। खैर, कि यशवंत सब धंधे छोड़कर किताबों पर पिल पड़ा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, सर्कस, थिएटर, यार दोस्त, सबसे मुंह मोड़कर अपने एकांत कुटीर में जा बैठा। रमेश दोस्तों के साथ गपशप उड़ाता, क्रिकेट खेलता रहा, कभी कभी मनोरंजन के तौर पर किताब देख लेता। कदाचित उसे विश्वास था कि अब की भी मेरी तेजी बाजी ले जाएगी। आखिर परीक्षा का दिन आ पहुंचा। यशवंत ने सब कुछ याद किया था, पर किसी प्रश्न का उत्तर सोचने लगता तो उसे मालूम होता मैंने जितना पढ़ा था सब भूल गया। वह बहुत घबराया हुआ था। तो जो बहुत मेहनती होता है या जिसको लगता है कि मैं इतना तेज नहीं हूं, वो ये करता भी है कि वो लगातार पढ़ाई में ध्यान देता है। रमेश पहले से कुछ सोचने का आदी न था,
सोचता जब पर्चा सामने आएगा उस वक्त देखा जाएगा। वो आत्मविश्वास से फला फूला वह आत्मविश्वास से फूला फूला फिरता था। परीक्षा का परिणाम निकला तो सुस्त कछुआ तेज खरगोश से बाजी मार ले गया था। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद जो है आगे स्थिति बनती है और 10 साल गुजर गए। 10 साल गुजरने के बाद यशवंत दिलोजान से काम करता था और उसके अफसर उससे बहुत प्रसन्न थे। पर अफसर जितने प्रसन्न थे मातहत उतने ही अप्रसन्न रहते थे, क्योंकि अपने नीचे के कर्मचारियों से भी उसी तरह से काम लेता था। खुद जितना बेलौस था मातहतों को भी उतना ही बेलौस बनाना चाहता था। ऐसे आदमी बड़े कारगुजार समझे जाते हैं। यशवंत की कारगुजारी का अफसरों पर सिक्का जमता था। 5 वर्षों में हुए जिले का जज बना दिया गया। दूसरी तरफ रमेश जो है इतना भाग्यशाली नहीं था। यहाँ भाग्यशाली का जिक्र किया, इतना भाग्यशाली नहीं था। हाकिम को नियत समय पर आने में देर हो जाती तो वह खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी ना आता। कहता अगर हाकिम वक्त की पाबंदी नहीं करता तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उनसे इजलास पर खड़ा रह उनके राह देखा करूं। बहस इतनी निर्भीकता से करता कि खुशामद के आदि हुक्काम की निगाहों में उसकी निर्भीकता गुस्ताखी मालूम हो जाती। तो वो जो है जो करता था उसको उस पर ठोस आत्मविश्वास था कि मैंने जो कर दिया वो कर दिया। बहरहाल वहां से भी उसको हटा दिया गया और वो कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद कॉलेज में भी उसके साथ जो है खटपट हो गई। प्रिंसिपल का सिद्धांत था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। वो अपने कॉलेज के किसी छात्र को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक न होने देते। रमेश पहले ही दिन से इस आज्ञा का खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगा। उसका कथन था कि अगर किसी को राजनीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो वो विद्यार्थी को, यह भी उसकी शिक्षा का ही एक अंग है। बहरहाल आगे और समय बीतता है और स्थिति ये बनती है कि देश की जो राजनीतिक दशा थी वो चिंताजनक हो रही थी। मतलब जो आप अक्सर जिक्र करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखिए जब प्रेमचंद की कहानियों या उनके उपन्यासों को पढ़िए। तो यहाँ भी है वही 1925 की कहानी है, तो जाहिर है वो सारा है। तो इसमें होता आगे जाकर के ये है कि रमेश ने एक दिन जो है दोनों जो है मित्र बैठे और रमेश ने एक दिन कहा भले आदमी जब इतने जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी। यशवंत जो है नौकरी से परेशान था, तो बोलता है कि तुम इतने जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी, और कुछ न सही अपनी आत्मा की रक्षा तो कर सकोगे कि दफ्तर में बैठ करके तुमको सरकारी हुक्म का पालन करना पड़ता है वगैरह वगैरह। यशवंत कहता है मेरी चिंता पीछे करना, इस समय अपनी चिंता करो। मैंने तुम्हें सावधान करने को बुलाया है। इस वक्त सरकार की नजर में तुम बेतरक खटक रहे हो। मुझे भय है कि तुम कहीं पकड़े न जाओ। मुझे भय है कि तुम कहीं पकड़े न जाओ। रमेश कहता है इसके लिए तो मैं तैयार बैठा हूं। आखिर आग में कूदने से लाभ ही क्या होगा, यशवंत ने कहा। रमेश बोलता हानि लाभ देखना मेरा काम नहीं, मेरा काम तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। यशवंत कहता है हठी तो तुम सदा के हो, मगर मौका नाजुक है, संभले रहना ही अच्छा है। अगर मैं देखता कि जनता में वास्तविक जागृति है तो तुमसे पहले मैदान में आता, पर जब देखता हूं कि अपने ही मरे स्वर्ग देखना है तो आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं होती। ये स्वतंत्रता संग्राम की ही बात है और रमेश और यशवंत के बीच ये जो बातचीत चली है उसमें स्वतंत्रता संग्राम दिखाई पड़ रहा है। प्रफुल्ल भाई जी क्या कुछ बात करना चाहेंगे यहाँ तक? हाँ, निश्चित रूप से इसमें स्वतंत्रता में आंदोलन में भागीदारी को लेकर के बातचीत हो रही है। तो एक पक्ष का कहना यह है कि जनता में जागृति नहीं दिख रही है। हम लोग आजकल भी बोलते हैं, बातचीत में बोलते हैं कि जनता कहाँ है, जनता आगे नहीं आती है तो हम लोग नेता को ही क्यों दोष दें या हम ही लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनता की भागीदारी की बात हो रही है। तो लेकिन दूसरे जो हैं वो कहते नहीं, हमको अपना काम करना है, हमको उससे मतलब नहीं है। असल में वो जज हो गए हैं और ये लेख वेख लिखते हैं धनंजय सर की तरह, और बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो हो सकता है सरकार के लिए अप्रिय हो, सरकार की नज़र में खटक जाए। तो एक दोस्त जज है और विवाद और अंतर्विरोध के बावजूद दोस्ती टिकी हुई है, और दूसरे दोस्त को वहां से अदालत से कोई सजा हो जाए तो ये एक अखबार पोजीशन इसको बोलते हैं, एक असहज कर देने वाली स्थिति हो सकती है। इससे बचने की कोशिश
जज साहब करते हैं, यानी कि यशवंत करते हैं। और रमेश डील डाल अच्छा नहीं है, लेकिन स्वभाव से वो समाज सेवी या आंदोलन धर्मी है, या आज की शब्दावली में करें तो आंदोलन जीवी है। तो वो इस तरह से रमेश जी हैं, और रमेश जी इस पर लगातार संपर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने की जरूरत है, ये कहानी छपी 1925 में जरूर, माधुरी में शायद बता रहे थे धनंजय से। माधुरी में जी, माधुरी का ही जिक्र है जी, तो 1925 में छपी जरूर, लेकिन कहानी लिखी जा रही थी पहले से ही। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1925 का वही साल है जो समय में काकोरी कांड हुआ था। आप जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में काकोरी कांड की बड़ी ख्याति है। जिन लोगों के ध्यान में नहीं है उनको जाकर के काकोरी कांड का, आजकल तो नेट पर उपलब्ध रहती है सूचना, इशारा कर देने से लोग पकड़ लेंगे। तो काकोरी षड्यंत्र को आप देखेंगे, वहां भी एक नैतिक द्वंद्व है। दूसरा ये कहना चाहता हूं कि ये इसी समय में आकर के इसका प्रकाशन क्यों संभव हुआ, क्योंकि इस कहानी के लेखन में भी प्रेमचंद जिस अपने सृजनात्मक द्वंद्व से गुजर रहे थे, जो नैतिक द्वंद्व था, प्रेमचंद इस बात को ठीक ठीक उनका रचनाकार अंततः तय नहीं कर पा रहा था कि रास्ता कौन, किस पथ जाए, रास्ता कौन सा अनुकूल है। क्योंकि भगत सिंह भी थे, आचार्य था, जो बाद में आगे चल के उसमें सोशलिस्ट शब्द लगा, आचार्य से हुआ, मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ये बना। और इससे बहुत सारे जो लोग थे उससे जुड़े हुए थे, भगत सिंह तो थे ही, तो नेता ही थे, बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जुड़े हुए थे। तो ये 1920 का वो साल था। अभी गांधी जी का महात्मा होना बाकी था, गांधी जी अभी महात्मा नहीं हुए थे। और पहले की जो स्थिति थी, लोगों ने अहिंसक आंदोलन को, अहिंसा को एक हथियार के रूप में अहिंसा को नहीं देखा था, इसलिए भी प्रेमचंद के मन में दुविधा रही होगी। हालांकि गांधी जी के अफ्रीका की कहानियां उनके पास थी, इसलिए गांधी का आकर्षण तो था। अगर गांधी का आकर्षण नहीं होता तो दुविधा नहीं होती। तो इस दुविधा से निकलते हुए आगे जब आप पढ़ेंगे तो डकैती वकैती करने की भी बात उसमें है, इस कहानी में ही आप देख लेंगे कि वो किस प्रकार डकैती को, आप म्यूट हैं, जी। डकैती को नहीं, बिल्कुल आपने आपने प्रफुल्ल भाई, ये आपकी खासियत है। आपने जिसका जिक्र किया 1925 का, मैं अभी देख रहा था कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ये काकोरी कांड हुआ था, है, और जिसमें ट्रेन जो है लूटी गई थी। और इसमें भी यही पूरा प्रसंग है कि कोई डाका पड़ा है, इसमें जिक्र करते हैं, कहानी में जिक्र है। और जिक्र ये है कि ये दोनों मित्र जो ये बात कर रहे थे और बता रहे थे यशवंत की जो है सरकार की नजर है, तो उसे जब वो अपने घर की तरफ लौटे सुबह, तो पता चला कि जो है रात में आगरे में भयंकर डाका पड़ गया। तो उस समय में जो समाज में एक जेरे बहस था, इस पर बहस चल रही थी कि डकैती डालना, सामाजिक कामों के लिए डकैती डालना सही है कि नहीं है। अहिंसा का राग महात्मा गांधी का आ चुका था कि अहिंसा के माध्यम से करना है। तो साधन और साध्य की सुचिता की बात उठ रही थी। लेकिन उस समय में चूंकि काकोरी षड्यंत्र कांड होने ही वाला था, या उस तरह की स्थितियां बन रही थी, क्रांतिकारी दल संगठित हो रहे थे, गर्म दल संगठित हो रहे थे, तो प्रेमचंद उस नैतिक द्वंद्व का विस्तार वहां तक ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा। और जब ये सब बातचीत करते हुए जज साहब के घर में रह गए थे, तो जज साहब के घर में रात में सो गए, लेकिन सुबह अपने घर जाना था। तो सुबह जब अपने घर गए हो, मैं थोड़ा सा कह दे रहा हूँ, जब अपने घर गए हो तो देखे कि चूंकि घर पर नहीं थे तो उनके घर को घेर के रखा था। उनको उन पर आरोप लग गया कि आप डाका डालने गए थे, रात में कहीं डाका पड़ा था तो आप डाका डालने गए थे। तो एक पैरेलल घटना का वहां पर ड्रॉ किया गया, और उनके घर से नाजायज तरीके से पिस्तौल भी निकला और सजा हुई। उस समय में यशवंत ही एकमात्र गवाही थे जो गवाही देकर के कह सकते थे, क्योंकि वो जज थे और उनके घर में रात भर ये उनके घर में थे। हालांकि जज गवाह नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो इस मामले में उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, कोई गवाही नहीं दी, और उनको वो अपराध उन्होंने किया नहीं था उसके लिए उनको 7 साल का जेल हो गया। यहाँ यह नोट कर लीजिए, अपराध, अब जो अपराध किया नहीं उसका दंड भोगने का
दंड भोगना पड़ा। अब आगे बढ़ाइए तो फिर हम आगे बात करें। जी। और दिलचस्प ये है, आपने कही दिया इसमें ये है कि उनके घर से पिस्तौल निकल गई मेज की दराज से रमेश के, और उसके बाद पकड़ लिए गए, हाथों में हथकड़ी लग गई, और उसके बाद मुकदमा चलने लगा। और दिलचस्प ये है कि मुकदमा जब चलने लगा तो उस मुकदमा के जो जज जो है वो यशवंत ही बनाए गए। बड़ा अच्छा इसमें लिखा है, इसमें उसके पहले लिखा, जज बनाया गया उसके पहले, कि यशवंत हृदय शून्य न थे, भाव शून्य न थे, लेकिन कर्म शून्य अवश्य थे। उन्हें अपने परम मित्र को निर्दोष मारे जाते देखकर दुख होता था, कभी कभी रो पड़ते थे, पर इतना साहस न होता था कि सफाई देकर उसे छुड़ा ले। यहाँ यहाँ इस शब्द पर ध्यान दीजिए, कर्म शून्य नहीं थे। जी। इसका क्या मतलब हुआ? कर्म शून्य नहीं थे, इसका मतलब कर्म प्रधान थे, कर्म की भावना उनमें थी, लेकिन कर्म की पहचान नहीं थी कि कौन सा कर्म करने वाला, जो कर्म की गुणवत्ता की पहचान नहीं थी, इसलिए कर्म शून्य थे, यानी कि देश के हित में काम करने की भावना से शून्य थे, इसीलिए कर्म शून्य थे। उसके बाद इसमें समय गुजरा और इसी सोच विचार में 1 महीना गुजर गया। उधर मजिस्ट्रेट यह मुकदमा यशवंत के ही इजलास में भेज दिया। डाके में कई खून हो गए थे और मजिस्ट्रेट को उतनी ही कड़ी सजाएं देने का अधिकार न था जितनी उनके विचार में दी जानी चाहिए थी। तो मजिस्ट्रेट ने यहाँ शिफ्ट कर दिया था अपना मुकदमा जिला जज को। अब उसके बाद यशवंत अब बड़े संकट में पड़ा, उसने छुट्टी लेनी चाहिए लेकिन मंजूर न हुई। सिविल सर्जन अंग्रेज था, इस वजह से उसकी सनद लेने की हिम्मत न पड़ी, बला सिर पर आ पड़ी थी और उसे बचने का उपाय न सूझता था। अब देखिए आगे लिख रहे हैं प्रेमचंद कि भाग्य का जिक्र बहुत करते थे वो। भाग्य की कुटिल क्रीड़ा देखिए, कुटिल खेल देखिए। साथ खेले और साथ पढ़े हुए 2 मित्र एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे, केवल एक कटघरे का अंतर था, पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी। मुझे दोस्ताना पिक्चर याद आ रही है ना। दोस्ताना पिक्चर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी, उसमें भी जो है हीरोइन आती है, उसमें हालांकि इस तरह से नहीं है लेकिन उसमें भी हीरोइन आती है और सौदा करती है। इसमें भी उसके रमेश की पत्नी आती है। वो देखिए वो कहानी कहाँ मैच कर रही है। तो प्रेमचंद से कहीं ना कहीं वो कहानी प्रभावित है, प्रेमचंद की इस कहानी से। आज मुझे समझ में आ रहा है, पहले मैंने पढ़ी नहीं थी इसलिए। और बड़ी हिट फिल्म थी दोस्ताना, याद कीजिए अगर तो। खैर, इसमें कह रहा है कि केवल एक कटघरे का अंतर था, पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी। दोनों की आंखें कभी चार न होती, दोनों सिर नीचा किए रहते थे। यद्यपि यशवंत न्याय के पथ पर था और रमेश मुलजिम, लेकिन यथार्थ में दशा इसके प्रतिकूल थी। यशवंत की आत्मा लज्जा, ग्लानि और मानसिक पीड़ा से तड़पती थी और रमेश का मुख निर्दोषता के प्रकाश से चमकता रहता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों मित्रों में कितना अंतर था, एक उदार था, दूसरा कितना स्वार्थी। रमेश चाहता तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता, लेकिन यशवंत जानता था रमेश फांसी से बचने के लिए भी उस प्रमाण का आश्रय न लेगा जिसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं। तो जो मित्र जो है हर तरीके के लाभ ले लेना चाहता था वो चुप है, और जो सिद्धांत की बात करता था वो डगमग डगमग डोल रहा है। बहरहाल आगे कहानी में है कि यशवंत ने दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया। जब उसके मुख से ये शब्द निकले कि रमेश चंद्र को 7 वर्ष कठिन कारावास, तो उसका गला रुंध गया। चूंकि सच वो जानता था, उसने तजवीज मेज पर रख दी, कुर्सी पर बैठकर पसीना पोंछने के बहाने आंखों में उमड़े हुए आंसुओं को पोंछा। इसके आगे तजवीज उससे न पढ़ी गई। रमेश जेल से निकलकर पक्का क्रांतिवादी बन गया था। जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वह दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बांधा करता था। सोचता, मनुष्य क्यों पाप करता है। ये भी बड़ा बढ़िया प्रेमचंद जी ने लिखा है। जी जी। ये पूरा अंतरा जो है और कि मनुष्य जो है। मैं जी आपको ध्यान दिला दूं कि उस जमाने में आर्थिक विषमता की बात प्रेमचंद कर रहे थे, इसको ध्यान रखा जाए। ये 1925 20-25 की कहानी है। वो जी विषमता का बिल्कुल। कारण बताते हैं, आप आगे कहानी पढ़ें तो खुद ही स्पष्ट हो जी जाएगा। बिल्कुल, इसमें वही वही मैं जिक्र कर रहा था कि वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे कि सोचता कि मनुष्य क्यों पाप करता है, इसलिए न कि संसार में इतनी विषमता है। कोई तो विशाल भवनों में रहता है और किसी को पेड़ की छां भी मयस्सर नहीं। कोई रेशम और रत्नों से मढ़ा हुआ है
किसी को फटा वस्त्र भी नहीं। ऐसे न्याय विहीन समाज संसार में यदि चोरी, हत्या और अधर्म है तो यह किसका दोष है? वो एक ऐसी समिति खोलने का स्वप्न देखा करता जिसका काम संसार से इस विषमता को मिटा देना हो। संसार सबके लिए प्रिय है और उसमें सबको सुख भोगने का समान अधिकार। न डाका डाका है, न चोरी चोरी। धनी अगर अपना धन खुशी से नहीं बांट देता तो उसकी इच्छा के विरुद्ध बांट देने में क्या पाप? धनी उसे पाप कहता है तो कहे, उसका बनाया हुआ कानून दंड देना चाहता है तो दे, हमारी अदालत भी अलग होगी। उसके सामने वे सभी मनुष्य अपराधी होंगे जिसके पास जरूरत से ज्यादा भोग की सामग्रियां हैं। हम भी उन्हें दंड देंगे, हम भी उनसे कड़ी मेहनत लेंगे। तो ये इसमें दो बात मुझे दिख रही है जो मैं आपके सामने जल्दी से कह देना चाहता हूँ, फिर आप तो विस्तार देंगे ही। एक तो ये कि गांधी कहा करते थे कि आपकी जरूरत से ज्यादा जो आपके पास है वो किसी दूसरे का है, उस पर आपका अख्तियार न है। एक तो ये, और दूसरा बाद में जो नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ वो भी तो यही था कि उसने कहा कि ये सजा, ये हम गलत काम कैसे कर रहे हैं, हम तो दूसरे ने जो कब्जा कर रखा और पाप है और वगैरह वगैरह कर रहा है वो गलत है। जी प्रफुल्ल भाई, तो ये दिखाई जी पड़ता दोनों यहाँ। जी देखिए, ये जो गांधी जी की बात हम कहते हैं तो गांधी जी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के भी नेता थे। और ये जैन धर्म में कहा गया है, ये जैन का तीर्थंकर का ये उपदेश है जो उन्होंने अस्तेय कहा है उसको, जो आपको उतना ही ग्रहण करें, उतना ही ले प्रकृति से, जितना कि आपको जरूरत है, उससे ज्यादा लेना गड़बड़ है। और ये अपने पहले के इसमें भी कहा गया है, समानांतर सनातन वालों ने भी कहा था, जहाँ वो पितृ ऋषि ऋण वगैरह की बात करते हैं। बहरहाल तो गांधी जी ने इस बात को कहा और ये द्वंद्व वहां पर था, और ये नैतिक प्रश्न बनकर के पूरी दुनिया में विषमता को लेकर के पूरी दुनिया में ये बात थी। 1920 की कहानी, रशिया का आंदोलन, रशिया की क्रांति इस मुद्दे पर हो चुकी थी, जिसकी खबर प्रेमचंद को थी। आप जानते हैं कि प्रेमचंद को भारत का गोर्की कहा जाता है। 1905 के आसपास गोर्की का उपन्यास माँ का प्रकाशन हुआ था, और ऐसी बहुत सारी चीजें प्रकाशित हो रही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेमचंद को उसकी अवगति थी और अपने यहाँ उसको खोजना चाहते थे, लेकिन एक असंगठित रूप से यह नहीं हो सकता था, उसका संगठन नहीं था। तो इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान हमें रखना होगा कि जब वो आपस में बात करते हैं, उनके मन में जो द्वंद्व है, आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डकैती करना भी ये नहीं है। उसके बाद ये द्वंद्व खुलेगा, फिर मैं बताता हूँ। जी जी, मैक्सिम गोर्की की कहानी मैं देख पा रहा हूँ कि 1907 ईस्वी में हाँ ये हाँ जो है मूल रूसी रूसी भाषा में प्रकाशित हुई हाँ थी। हाँ, माँ माँ, जी जी, मैक्सिम गोर्की की बिल्कुल। जी जी, आगे कथा में ये है कि आगे कथा में ये है कि जो है यशवंत ने जो है पेंशन ले ली थी और वकालत, अपनी वकालत कर रहे थे वो, और न्याय विभाग के सभी लोगों से उनकी मित्रता थी। उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी। यशवंत के पास लाखों रुपए थे, उन्हें पेंशन भी बहुत मिलती थी। वह चाहते तो घर बैठे आनंद से अपनी उम्र के बाकी दिन काट देते। देश और जात की कुछ सेवा करना भी उनके लिए मुश्किल न था। ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है, पर यशवंत ने अपनी सारी उम्र रुपए को कमाने में गुजारी थी, और वह अब कोई ऐसा काम न कर सकते थे जिसका फल रुपयों की सूरत में न मिले। और दूसरी तरफ वो जो है अपने समाज सेवा में लगे हुए थे रमेश। और आगे करते हैं, आगे लिखा है कि ये तो सारा सभ्य समाज रमेश से घृणा करता था, लेकिन यशवंत सबसे बढ़ा हुआ था। कहता अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा तो मैं बिना फीस लिए सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा। खुल्लम खुल्ला रमेश पर छींटे उड़ाया करता, यह आदमी नहीं शैतान है, राक्षस है, ऐसे आदमी का तो मुंह न देखना चाहिए। उफ, इसके हाथों कितने भले घरों का सर्वनाश हो गया, कितने भले आदमियों के प्राण गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बालक अनाथ हो गए। आदमी नहीं पिशाच है, मेरा बस चले तो इसे गोली मार दूं, जीता चुनवा दूं। ये यशवंत कह रहा है रमेश के बारे में। अब उसके बाद जो है रमेश फाइनली फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अब कहा जा रहा है कि एक ही आदमी था जिले भर में जो उसको बचा सकता था, और उसका नाम था यशवंत। लेकिन यशवंत जिसके नाम से कानों पर उंगली रखता था, क्या उसी की वकालत करने को खड़ा होगा? असंभव, ये प्रेमचंद कह रहे हैं। बहरहाल अब दृश्य आगे खड़ा होता है कि रात के 9 बजे थी। वो देखिए दोस्ताना, बार बार मुझे दोस्ताना कहानी याद आ रही है। तो हम्म, प्रेमचंद किसी कहानी से प्रभावित है। दोस्ताना फिल्म देखिएगा,
हम जो साथी देख रहे हैं हमारे, उनसे मैं कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, दोस्ताना देखिए और उससे पहले भाड़े के टट्टू ये पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा दोस्ताना कहाँ से बनी। और पता नहीं किसी अंग्रेजी उपन्यास से लिया गया, क्या किया गया, वो मुझे भी जानकारी नहीं, मैं देखूंगा तो कभी आगे कहूंगा, लेकिन यहाँ से साफ साफ वो प्रभावित है वो कहानी। बहरहाल रात के 9 बजे थे, यशवंत के कमरे में एक स्त्री ने प्रवेश किया। यशवंत अखबार पढ़ रहा था। बोला, क्या चाहती हो? वहां भी दोस्ताना में हालांकि दोनों परिचित हैं, और वो जीनत अमान जाती है शत्रुघ्न सिन्हा के पास, उसको देती है ये ऑफर, उसमें कथा अलग है, लेकिन वही है भाव, मतलब जो मेन है वो वही है। स्त्री कहती है अपने पति के लिए एक वकील। यशवंत कहता, तुम्हारा पति कौन है? स्त्री कहती, वो जो आपके साथ पढ़ता था और जिस पर डाके का झूठा अभियोग चलाया जाने वाला है। यशवंत ने चौंक कर पूछा, तुम रमेश की पत्नी हो? स्त्री ने कहा, हाँ। मैं वो कहता है, यशवंत कहता है, मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता। स्त्री कहती है, आपको अख्तियार है, आप अपने जिले के आदमी और मेरे पति के मित्र रह चुके हैं, इसलिए सोचा था क्यों बाहर वालों को बुलाऊं, मगर अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाऊंगी। यशवंत कहते हैं, मेहनताना दे सकोगी? क्योंकि बड़ी फीस है इसलिए। यह स्त्री ने अभिमान के साथ कहा, बड़े वकील का मेहनताना क्या होता है? यशवंत ने कहा, 3,000 रुपए रोज। स्त्री कहती है, बस आप इस मुकदमे को ले लें, मैं आपको 3,000 रुपए रोज दूंगी। यशवंत कहते हैं, 3,000 रुपए रोज? स्त्री कहती है, हाँ, और यदि आपने उन्हें छुड़ा लिया तो 50,000 रुपए आपको इनाम के तौर पर और दूंगी। यशवंत के मुंह में पानी भर आया। उसके बाद मुकदमा लंबा चला और उन्होंने हिसाब स्त्री लगाया। ने, जी, उसने हिसाब लगाया कि इतना दिन चलेगा और इसके बाद इतना पैसा आएगा, इतना पैसा, मन ही मन सब जोड़ लिया। तो अचानक स्त्री जो है, वो जो खड़ी थी, रमेश की पत्नी, वो पूछती है कि क्या कहते हैं आप? यशवंत कहता है, मैं कल जवाब दूंगा, जरा सोच लो। स्त्री कहती है, नहीं, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, अगर आपको कुछ उलझन हो तो साफ साफ कह दीजिएगा, मैं और प्रबंध करूं। यश देखिए, बड़ा अच्छा यहाँ विचार लिखा है प्रेमचंद जी ने। लिखा कि टाइम यशवंत को नहीं और दिया। विचार करने का अवसर न मिला, जल्दी का फैसला स्वार्थ की ही ओर झुकता है ना? जल्दी का फैसला स्वार्थ की ओर ही झुकता है, यहाँ हानि की संभावना नहीं रहती। यशवंत कहता है, आप कुछ रुपए पेशगी दे सकती हैं? और स्त्री कहती है कि रुपयों की मुझसे बार बार चर्चा न कीजिए, उनकी जान के सामने रुपयों की क्या हस्ती क्या है। आप जितनी रकम चाहे मुझसे ले लें, आप चाहे उन्हें छुड़ा न सके, लेकिन सरकार के दांत खट्टे जरूर कर दें, ये भी कह रही है। बहरहाल पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सैकड़ों शहादतें पेश की। शहादतें मतलब मुझे लगता है कि दस्तावेज, सबूत वगैरह वगैरह। मुखबिर ने तो पूरी गाथा ही सुना दी, लेकिन यशवंत ने कुछ ऐसी दलीलें दी कि शहादतों को कुछ इस तरह झूठा सिद्ध किया, और मुखबिर की कुछ ऐसी खबर ली कि रमेश बेदाग छूट गए, उन पर कोई अपराध सिद्ध न हो सका। अब उसके बाद एकदम आखिर में मैं आता हूँ, दोनों के बीच बातचीत जो है आखिर का संवाद केवल है। उसके बाद प्रफुल्ल भाई आप बोलिएगा इस पर। हम्म। आखिर में ये है कि आखिर यशवंत ने एक बार झुंझलाकर कहा अदालत वो में, जो है, चूंकि, जी, उनके छूट जाने की खुशी में वहां पर भोज आयोजित थे। जी, तो वो बार बार जो है यशवंत की तरफ नहीं आ पा रहा था रमेश, और यशवंत रमेश से बात करना चाह रहा था। तो आखिर यशवंत ने एक बार झुंझला कर कहा, तुमसे मुझसे इस तरह ऐठे हुए हो मानो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है। रमेश कहता है, और आप क्या समझते हैं कि मेरे साथ भलाई की है? पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया था, अब की परलोक का किया। पहले न्याय किया होता तो मेरी जिंदगी सुधर जाती। जो जेल गया उस समय अगर आप सच बोल दिए होते तो मैं जेल नहीं जाता और मेरी तस्वीर बदलती नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तो मेरी जिंदगी सुधर जाती, और अब जेल जाने देते तो आकबत बन जाती। यशवंत कहते हैं, ये तो कहोगे ना कि इस मामले में कितने साहस से काम लेना पड़ा। रमेश कहता है, आपने साहस से काम नहीं लिया, स्वार्थ से काम लिया। आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं, मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता। मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने को किसी दशा में तैयार नहीं। आप मुझसे धन्यवाद की आशा न रखें। तो फिर जो है रमेश ने फाइनली वही कर दिया
जो कहा था कि हम धन से घृणा नहीं करते हैं, और इसने कहा था कि मैं घृणा करता हूं, तो उल्टा कर दिया। जी प्रफुल्ल भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये देखिए उस समय की कहानी है। उस समय में आज भी होता है कि जो कुछ लोग होते हैं जो सरकार की नज़र में या शासक की नज़र में जो अपराध होता है उसे वे अपराध नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि हम राजनीतिक योद्धा हैं, क्रांतिकारी हैं। आपने नक्सलवादी आंदोलन की चर्चा की थी, आजकल दिमागी नक्सल की बहुत चर्चा हो रही है। तो ये जो कानून को जब शोषण का जो उसकी बोलते हैं सूढ़, शोषण करने का जब उसको सूढ़ बना दिया जाता है, जो चूसने का, लोगों का रक्त चूसने का, तो उस कानून के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं और उस कानून का के मातहत नहीं रहते हैं, उस कानून की मर्यादा को नहीं स्वीकार करते। और क्रांतिकारियों का भी यही कहना था उस समय में, इसलिए वो अपने काम को, उनके काम को ब्रिटिश जरूर अपराध कहती थी, ब्रिटिश सत्ता, लेकिन वे अपने काम को अपराध नहीं बल्कि एक देशभक्ति का प्रमाण मानते थे, एक देशभक्त का काम मानते थे। बहुत जल्दी में अगर बहुत महीनी से ध्यान नहीं दीजिएगा तो जहां वो भाव शून्य और क्या क्या बात कर रहे थे वहां उन्होंने कर्म शून्य अवश्य थे कह दिया। तो वहां पर कर्म को आपको डिफाइन करना होगा और ये समझना होगा कि कर्म वही कर्म है जो व्यापक मानवता के हित में किया जाए, वही कर्म है, न कि राष्ट्र की सेवा करने में जो कर्म किया जाता है वह कर्म है। यह एक बड़ा शासक और जनता का एक बड़ा नैतिक द्वंद्व यहाँ पर है कि ब्यूरोक्रेसी को किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। क्या ऊपर के आदेश को सीधे मान लेना चाहिए या उसके लिए जो संवैधानिक पीठिका है उसकी तरफ देखना चाहिए। अपने विवेक के इस्तेमाल की जो क्षमता उसको दी गई उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर नैतिक सवाल खड़ा करता है, कहता है कि मैंने इन परिस्थितियों में यह काम किया, तो इसको लीजिए, और नहीं तो सब भाड़े का टट्टू, यानी कि अगर उसको बहुत सभ्य भाषा में कहें तो सैलरीड पीपुल, तनख्वाह लेकर के काम करने वाले लोग, ऐसे बुद्धिजीवी जो नौकर हो जाते हैं और अपने विवेक को बेच करके अपने मेहनताना का मैंने कंपनसेशन नहीं वसूलते हैं, अपना जो मेहनत करते हैं उसका बेच नहीं लेते हैं, उसकी मजदूरी नहीं लेते हैं, बल्कि अपने विवेक को बेचने का पैसा लेते हैं, अपने विवेक को गिरवी रख देते हैं, विकलांग बना देते हैं, जो हमारे समय में हुआ। प्रेमचंद इस कहानी में उसी विवेक की पुकार लगा रहा है और विवेक को जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि विवेक का जो या नैतिकता का एक पक्ष होता है कि वह जिसके लिए किया जा रहा है उसके संदर्भ में, यानी कि फिर मैं कहूं कि अगर क्रांतिकारियों के लोकेशन पर, अगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समझना है तो भारतीयों के लोकेशन पर अंग्रेजों को जाना चाहिए था, तब वो समझ पाते कि भगत सिंह का लोकेशन सही है या गलत है। लेकिन अंग्रेज अपने ही लोकेशन पर बैठ करके अगर न्याय करते रहे भारतीयों का, तो जाहिर है कि इससे न्याय और अन्याय का फर्क मिट जाता है। तो ये जो लोकेशन वाला मामला है, जो लोकेल का मामला है, ऐसे किसी शासक को शासन का अधिकार नहीं है जो जनता के लोकेल से कहीं भिन्न लोकेशन पर अपने आप को खड़ा करे या अपने स्वार्थ को कहीं अन्य लोकेट पहचान में लाए। तो ये इस कहानी की बात है। उस समय में जब ये कहानी लिखी गई थी, और गांधीवाद दांडी यात्रा का भी लगभग वही समय रहा होगा, मुझे ठीक से मालूम नहीं, देख लीजिएगा। दांडी यात्रा जो गांधी जी की भी थी नमक वगैरह का, तो उसी समय में वो घटना भी घटी। तो ये तो कहानी की हम चर्चा कर रहे थे। प्रेमचंद अपने स्वतंत्रता आंदोलन में मनुष्य के पक्ष को, राजनीतिक पक्ष को नहीं, मनुष्य के पक्ष को सामने ला रहे थे। मानवीय रिश्तों में स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित हो रहे मूल्यों की तलाश कर रहे थे। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मानवीय रिश्तों में विकसित हो रहे मूल्यों की तलाश कर रहे थे, उसे एक नैतिक जामा, उसे एक रचनात्मक उसकी प्रस्तुति कर पा रहे थे। तो अभी ये स्थिति है उनकी प्रेमचंद की, और ये इस कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है। मैं दो तीन शब्द, जी आप कुछ कह रहे हैं, मैं दो तीन शब्द की चर्चा। आप बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आखिर एक लाइन बोलते। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें एक शब्द आया है काठ का उल्लू। तो बहुत सारे लोग शुरुआत में हाँ, तो आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते ये काठ का उल्लू क्या होता है। इसका उल्लू पक्षी से कोई संबंध नहीं है। ये जो करीन बोलते हैं ना, जो लकड़ी हम लोग जो पानी पटाते हैं, गड्ढा से पानी उपजते हैं, तो नाले में जो बहता है, तो उसके नाले में वो लकड़ी का एक क्या उसको पासन टाइप का होता है, उसको डाल देने से पानी की धारा का रुख बदल जाता है। यानी कि उसको जाना था उत्तर तो चला जाता है दक्षिण,
तो पटाने वाला जो अपना करीन लगा के बैठा है, पानी उपज रहा है अपने खेत में उत्तर की दिशा में, किसी ने उल्लू चेंज कर दिया तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसका पानी जाना कहीं और था और कहीं और चला। यानी कि स्वार्थ की धारा को या हित धारा को एक दूसरे तरफ अजाने में जो मेहनत कर रहा है उसको पता न चले तो उसको वो कर दिया जाता है, उसकी धारा को विपरीत कर दिया जाता है, उसकी दिशा बदल दी जाती है। धीरे धीरे इसी कारण से वो काठ का जो उल्लू जो सामान था उससे शिफ्ट होकर के मेहनत करने वाले आदमी पर आ गया कि ये काठ का उल्लू है, यानी काम करते रहता है लेकिन इसका फल कहाँ जा रहा है इसकी इसको चिंता नहीं है। तो अब उसके हो गया कि मूर्ख का पर्याय बन गया। तो हर शब्द की अपनी एक ऐतिहासिक यात्रा होती है। दूसरी बात मैं संसार कह रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे यहाँ संसार वगैरह की भी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं। संसार को संसार क्यों कहते हैं और कब से कहते हैं? संसार को संसार इसलिए कहते हैं कि यह बहता है, पानी की तरह ये निरंतर काल के साथ बह रहा होता है। तो ये जो सार है और संसार का अर्थ है हमेशा आगे की दिशा में बढ़ रहा होता है। उसी संदर्भ में आप हम लोग अक्सर बोलते हैं हाथ धो लीजिए या हाथ पांव धो लीजिए। ये धोना शब्द क्या है? ये धोना शब्द धारा से है, ये पानी से धोया जाता है। तो इसीलिए आपको नहीं मानेंगे मेरी बात, लेकिन मैं जब आपको बोलूंगा कि आप धावक शब्द को ध्यान कीजिए, वो दौड़ता है, उसमें तेजी होती है, धावन, धावक, धवल, रोशनी की तरह जिसमें गति हो, तो वही होता है धोने में भी। ये हाथ धोते हैं यानी कि बहते हुए पानी में, जो धारा वाली पानी में जो धोया जाता है वो हाथ है। इससे लोग अक्सर कहते हैं अरे बहती गंगा में ये भी हाथ धो लिए। ठहरी हुई गंगा में हाथ धोने का कोई मतलब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहती हुई गंगा में हाथ धोने का मतलब है। प्रेमचंद ने इस कथा कहानी के माध्यम से जो यशवंत का चरित्र खड़ा किया है, जो भारे का टट्टू है, वो हमेशा बहती हुई गंगा की तलाश में रहता है जहां अपने हाथ को धोया जा सके। और जो यशवंत है वो इस तरह से अपनी मेहनत करता रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है उसके मेहनत का फल कहाँ जाके लगेगा, किसको मिलेगा। आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी सिपाही थे, जो भी शहीद हुए, जिन्होंने भी मेहनत की, हमने अपने अकर्मण्यता से उनको माफ कीजिएगा काठ का उल्लू साबित कर दिया, क्योंकि उनकी मेहनत का फल वहां तक नहीं जाने दिया जहां तक जाने के लिए वे मेहनत कर रहे थे। ये इस कहानी का संदेश है। बहुत बढ़िया आपने इसका विश्लेषण किया है। और इसमें वापस वो लाइन पढ़ देता हूँ क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपने उसका विस्तार भी दिया है, लेकिन फिर से याद दिला देना जरूरी है कि यशवंत हृदय शून्य न थे, भाव शून्य न थे, लेकिन कर्म शून्य अवश्य थे। तो भाव शून्य, हृदय शून्य न थे, लेकिन कर्म शून्य थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये कर्म शून्यता जो है वो हम रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, है ना। और काठ के उल्लू और भाड़े का टट्टू, जितना बढ़िया आपने विश्लेषण किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश भाई आपकी प्रतिक्रिया जरूर अपेक्षित है, क्योंकि आपके कहने पर ही कहानी जो है ये कही है हमने, हालांकि कहते बाद में, लेकिन पहले यही रख ली। जी प्रफुल्ल भाई। हमने और भी जो हमारे साथी श्रोता हैं या और साइड पेनलिस्ट हैं, उनसे अनुरोध है किसी प्रकार से कहानियां सुझाते रहें, हम लोग चर्चा करते रहें। वैसे हम लोग तो खोजते ही रहते हैं और अपनी राय जरूर दें, बेबाक रहे जरूर जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो प्रोग्राम देख रहे थे। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।